हेलो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ पर्यावरण की पुस्तकें के एक नए अंक में। आज जिस किताब की हम चर्चा करने जा रहे हैं वो किताब है ये किताब है गन आइलैंड और इसे लिखा है अमिताभ घोष ने। अमिताभ घोष की 2-3 किताबें पहले भी हम डाल चुके हैं। तो ये जो किताब है ये 2020 में आई है और पहले जानेंगे थोड़ा सा लेखक के बारे में और फिर जानेंगे कि ये किताब क्या कहती है। तो ये दरअसल एक उपन्यास है, लेकिन ये रियल जो क्राइसिस है इस समय, क्लाइमेट क्राइसिस, उसके ऊपर ये एक लिखा गया उपन्यास है और हमारे कंटेम्प्रेरी समकालीन समय का उपन्यास है। तो पहले जानते हैं थोड़ा सा लेखक के बारे में 1 मिनट। लेखक जो हैं अमिताभ घोष, वो जाने माने उपन्यासकार हैं। ये बंगाल के रहने वाले हैं और इस समय ये अमेरिका में रहते हैं। ब्रुकलिन एक जगह है न्यूयॉर्क के पास में, वहाँ पे ये रहते हैं। इसके अलावा इन्हें बहुत सारे देश और विदेश के जाने माने पुरस्कार मिल चुके हैं। भारत का प्रतिष्ठित पुरस्कार ज्ञानपीठ भी इन्हें मिल चुका है। इनकी 15 से 20 के लगभग किताबें हैं, जिसमें कि ज़्यादातर उपन्यास है। लेकिन हाल फिलहाल के वर्षों में ये क्लाइमेट जस्टिस और इन्वायरमेंटलिज्म की जो दुनिया भर में समस्याएं हैं और पर्यावरण से जुड़े हुए जो भी क्राइसिस हैं उसके बारे में ये लिखते और बोलते रहे। तो अगर अब बात करें इस किताब की, तो ये किताब जो है एक उपन्यास है और इसमें उपन्यास की हम कहानी भी जानेंगे। इस उपन्यास का थोड़ा सा हम बैकग्राउंड समझ लें। ये 2016 में इनकी एक बुक आई थी क्लाइमेट क्राइसिस को लेकर के। उसके बाद उसमें उन्होंने कहा था कि हमारे समय के जो फिक्सन है वो किसी भी भाषा के हों, और मूलतः उसमें उपन्यास की बात की गई थी, उसमें क्लाइमेट जो चीज़ें हैं क्लाइमेट से जुड़ी हुई और पर्यावरण के प्रदूषण या पर्यावरण क्राइसिस से जो जुड़ा हुआ पूरा सिस्टम है वो गायब है, वो दिखता नहीं है। तो उस कमी को दूर करने के लिए शायद उन्होंने ये उपन्यास लिखा है। और ये पूरा उपन्यास 2 चीज़ों पे लगभग बातें करता है। पहला है जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज, और दूसरा है विस्थापन। और इसको एकदम ही अलग तरीके से ये दिखाते और बताते हैं। तो आइए अब चालू करते हैं इस उपन्यास की कहानी जानना। इस उपन्यास की कहानी जो है वो 2 कहानियाँ इसमें पैरेलली चलती हैं। एक कहानी है 17वीं सदी की, 17वीं सदी मतलब 1601 से लेकर 1699 तक, और दूसरी कहानी है आज की। तो ये कहानी है एक अमेरिका में रहने वाले व्यक्ति की जिसका नाम है दीनानाथ, और दीनानाथ का निकनेम है दीन। वो ब्रुकलिन में रहते हैं अमेरिका के, और वहाँ पे सर्दियों के मौसम में जब बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो वो बंगाल आ जाते हैं। बंगाल उनका जो है वो जन्म स्थान है और वहाँ पे वो ठंड से बचने के लिए 3-4 महीने बंगाल आते हैं। जब वो बंगाल आते हैं तो वहाँ पे वो किसी फंक्शन में जाते हैं किसी के यहाँ, और वहाँ पे उनको बताया जाता है कि जो है आप किसी से व्यक्ति से जाके मिलिए जो कि उनकी मौसी लग रही होती हैं। वो मुँह बोली मौसी हैं और उनका नाम है मौसी का उनके नीलिमा मौसी। तो उनसे वो जा कर के मिलते हैं और ये कहानी आगे बढ़ती है। तो ये कहानी क्या है? ये कहानी पूरे बंगाल का जो सुंदरबन डेल्टा है और उसके इलाका है जो वो वेटलैंड है, एक तरीके से दलदली भूमि है, और एक तरफ उसमें नदी है, दूसरी तरफ समुद्र है, उसकी पूरी कहानी है। तो ये कहानी है कि वो वहाँ से जाते हैं और बंगाल में, और बंगाल में जाके नीलिमा मौसी से मिलते हैं। नीलिमा मौसी एक NGO चला रही होती हैं और बहुत ही प्रतिष्ठित बंगाली महिला होती हैं। उनकी एक सहयोगी होती है जिसका नाम है पिया, और पिया जो है वो भी रहने वाली है फॉरेन की, यूरोप की। उसका पूरा नाम है पियाली और निकनेम है उसका पिया। तो वो सुंदरबन पे रिसर्च कर रही होती है, सुंदरबन के पूरे इलाके पे। तो वहाँ पे सुंदरबन में पिया की एक जो है वो और सहयोगी होती है जिसका नाम है मोयना, और मोयना उनको लेके जाती है सुंदरबन डेल्टा में। और ये एक मिथकीय कहानी से ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। मिथकीय कहानी वो ये है कि 17वीं सदी में दरअसल 17वीं सदी में एक व्यापारी है जिसका नाम है बंदूक व्यापारी, यानी कि गन मर्चेंट एक तरीके से। वो सुंदरबन में रहने वाला होता है और वहाँ पे एक सांपों की देवी है जिसका नाम है मनसा देवी। तो वो सांपों की देवी उससे कहती है कि तुम मतलब मेरी एक तरीके से उपासना करो, और वो एक्सेप्ट नहीं करता है, वो भाग जाता है। तो भागते भागते वो समुद्र से होकर कई दूसरी जगहों पे भाग रहा होता है, लेकिन वो देवी उसका पीछा नहीं छोड़ती हैं
और वो जो है अंततः उसे पकड़ लेती हैं। और पकड़ने के बाद एक जगह पे क्या होता है कि जब वो समुद्र में होता है तो जो जलीय जीव हैं और जो बाहर के भी जीव हैं वो उस पर हमला कर देते हैं, क्योंकि जो मनसा देवी है वो जीवों की देवी हैं। तो जब हमला होता है उसके बाद से क्या होता है कि उस पर डाकू उसको कैद कर लेते हैं पूरी जहाज़ को, और उसके बाद से उसको कैद करके एक दूसरी जगह ले जाया जाता है जहाँ पे कि एक कैप्टन होता है यूरोप का कोई, वो कैप्टन उसे पैसे देके रिलीज करवा लेता है। तो ये कहानी है 17वीं सदी की, और इसकी पैरेलल कहानी इसमें चलनी शुरू होती है। तो जब ये जो दीन है वो जाते हैं सुंदरवन में, और ये सुंदरवन में जाते हैं मोएना के साथ, जो कि पिया की सहयोगी है। तो वो जो मोएना है उसका पति मर चुका है और उसका एक बेटा है, उसके बेटे का नाम है टीपू। और टीपू की जो सारी शिक्षा है वो दिलवाई होती है पिया ने अमेरिका में। और उसके बाद लेकिन वो अमेरिका में टिकता नहीं है, उसका मन नहीं लगता, वो वापस वहाँ पे आ जाता है सुंदरबन में, और वहाँ पे वो तस्करी करने लगता है। जो सुंदरबन के इलाके में इस तरह की समस्या है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा दलदली भूमि है और बहुत ही ज़्यादा तूफान और चक्रवात हर साल आते रहते हैं, और वहाँ की ज़मीन धंस रही है धीरे धीरे। तो जो सी राइज हो रहा है, यानी कि समुद्र में जो पानी का स्तर बढ़ रहा है, उसकी वजह से वहाँ का जो पूरा इलाका है वो बिल्कुल अनस्टेबल हो गया है। और वहाँ के जो युवाओं के सामने कोई विकल्प नहीं है पलायन के अलावा, तो विस्थापन इसमें आपको पर्याप्त रूप से देखने को मिलेगा। इसके अलावा वहाँ पे सेक्स वर्कर्स भी बहुत हैं, प्रोस्टिट्यूशन है। उसका वजह यह है कि बहुत ज़्यादा गरीबी है, और इस तरीके से तस्करी, मानव तस्करी की जो चीज़ें हैं वो आसान हो जाती हैं। और इसमें वो बताता है जो व्यक्ति है जिसका नाम है टीपू, कि इस समय का जो सबसे बड़ा बाज़ार है वो है मानव तस्करी का बाज़ार। और वो कैसे बताता है कि कैसे पूरी दुनिया में जो क्लाइमेट क्राइसिस है वो रिफ्यूजी क्राइसिस से जुड़ा हुआ है। फिर वो चाहे सीरिया की समस्या हो, चाहे टर्की की समस्या हो, या इजिप्ट की समस्या हो, या पूरे मिडिल ईस्ट के अलावा इधर बांग्लादेश और इंडिया जैसे जगहों की दिक्कत हो। तो विस्थापन जो है, और जो इकोलॉजिकल रिफ्यूजी वाला सिस्टम है कि जो पारिस्थितिकीय रूप से विस्थापित लोग हैं, कि बाढ़ के कारण जिसका गांव बह गया या किसी और माइनिंग के कारण इस तरीके की दिक्कत आई, तो उनका विस्थापन इसमें दिखाया गया है। तो टीपू इनको लेकर के जाता है वहाँ पे, और वहाँ पे एक मंदिर होता है। वो मंदिर होता है सुंदरबन के एक छोटे से इलाके में, और वो मंदिर होता है मनसा देवी का। वो मंदिर बना होता है 17वीं सदी का। तो वो मंदिर पे ये जब जाते हैं तो वहाँ पे एक मंदिर का रखवाला मिलता है जो सदियों से और कई जन्मों से उस मंदिर की रखवाली करते रहे हैं, और उस व्यक्ति का नाम है रफ़ी, जो मंदिर का रखवाला होता है। और रफ़ी जो है वहाँ पे जब जाते हैं ये, तो वहाँ पे एक मनसा देवी के मंदिर के अंदर सांप एक होता है, और सांप वो टीपू को काट लेता है। और वो ऐसा कहा जाता है कि वो सांप हमेशा उस मंदिर में ही रहता है। तो जब टीपू को सांप काट लेता है तो उसके बाद से जो है उसको हॉस्पिटलाइज किया जाता है, और फिर वो ठीक होता है। और फिर इस दौरान जो है ये जो दीन है और ये पिया जो महिला है, इसमें इन दोनों लोगों की दोस्ती हो जाती है। इसके पहले की कहानी में दो चीज़ें मैं और ऐड कर दूं। जो दीन होते हैं, इनकी एक महिला मित्र होती है अमेरिका में, जिनसे कि इनकी बातचीत बंद हो गई होती है, इनकी लड़ाई हो गई होती है। और इनकी एक दूसरी मित्र होती है जिसका नाम है चिंता। चिंता जो है वो इटली की एक प्रोफेसर हैं और वेनिस में रहती हैं ये, और इनकी ये बहुत पुरानी दोस्त हैं। और तो ये दो चीज़ें इसमें पहले की ऐड हैं। तो फिर क्या होता है, फिर ये सारी घटना होती है और टीपू ठीक हो जाता है। और टीपू बताता है इनको कि कैसे यहाँ का सुंदरवन का पूरा इलाका नष्ट हो रहा है, कैसे यहाँ के लोग पलायन कर रहे हो, क्यों पलायन कर रहे हो, कैसे पूरी बायोडाइवर्सिटी नष्ट हो रही है। और ये जो पूरा इलाका है ये ऐसा इलाका है जहाँ पे कि नदियाँ समुद्र से मिलती हैं। तो जो नदियों के सहारे जितना भी पेस्टिसाइड्स आता है खेतों में इस्तेमाल होने वाला, और दूसरे जो रासायनिक तत्व आते हैं, वो सारे यहाँ का जो पूरा वेटलैंड का सिस्टम है उसको ये प्रदूषित करते हैं। फिर इसमें जो है क्या होता है, इसके बाद आने के बाद ये वापस जाते हैं ब्रुकलिन। और ब्रुकलिन जाने के बाद ये बिल्कुल इनको बेचैनी होने लगती है, और वो सारी कहानी याद आने लगती है, और इनको जो है सांपों के सपने आते हैं, और इस तरीके की समस्याएं इनको वापस आने लगती हैं। फिर कुछ दिनों बाद ये संपर्क करते हैं पिया से, और जो है ये बात करते हैं कि वहाँ पे कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है। पिया उस समय डॉल्फिन्स पे वहाँ के रिसर्च कर रही होती हैं।
यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना जरूरी है इस उपन्यास का कि इन्होंने क्लाइमेट चेंज को एक अलग तरीके से देखा है। ये बताते हैं कि जैसे क्लाइमेट चेंज यदि होगा तो तापमान बढ़ेगा या किसी जगह का तापमान घटेगा, तो अगर तापमान बढ़ेगा या तापमान घटेगा तो वहाँ पे उस तरह के जीव पैदा होने लगेंगे जिस तरह के जीवों का पैदा होना नामुमकिन था। जैसे कि किसी सर्टेन टेम्परेचर में और सर्टेन क्लाइमेट कंडीशन में किसी एक निश्चित जलवायु की परिस्थिति में कोई एक नया जीव इस धरती पर पैदा होता है या सर्वाइव करता है। तो यदि क्लाइमेट चेंज हो जाए, यदि अंटार्कटिका में बहुत ज़्यादा धूप होने लगे या सुंदरबन में उसका जो पानी है वो खारा होने लगे, तो डॉल्फिन्स और वेल्स दोनों एक साथ आने लगेंगी। तो इस तरीके की समस्याएं इसमें बार बार देखने को मिलती हैं और आगे भी मिलेंगी। तो ये एक बिल्कुल नया नज़रिया है कि हमें नए जीव देखने को मिल सकते हैं, ऐसे जीव जो आम तौर पर उस जगह पे नहीं देखे जाते थे जहाँ के क्लाइमेट की बात की जा रही है। और चूंकि वो क्लाइमेट बदल गया पहले के हिसाब से, उसका टेम्परेचर चेंज हो गया, उसकी पूरे भौगोलिक स्थिति चेंज हो गई, तो उसमें उस तरीके के जीव रहने लगे जो वहाँ के लिए अनुकूल नहीं थे। तो फिर क्या होता है इसमें आगे, इसमें कहानी जो है ये जो ब्रुकलिन है, ब्रुकलिन से ये फिर वापस जाते हैं अमेरिका के एक और दूसरे शहर लॉस एंजलिस। और लॉस एंजलिस में एक सम्मेलन होता है, वहाँ पे आग लगी होती है बहुत ज़्यादा। और वो सम्मेलन, इनका जो सम्मेलन होता है ये संग्रहालय से जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि ये किताबों के व्यापारी हैं, पुरानी किताबों के। लेकिन ये देखते हैं कि चारों तरफ वहाँ पे हाहाकार मचा हुआ है और जिस जगह पे सम्मेलन है उस जगह पे सम्मेलन स्थगित कर दिया जाता है, किसी और जगह सम्मेलन को कराया जाता है। और उसका कारण ये है कि वहाँ के जो जंगल है वहाँ पे दावानल है, आग लगी हुई है भयंकर। तो ये वहाँ पे फिर क्या होता है, वहाँ पे इनको मिलती है, इनकी जो दोस्त है ये चिंता, उसकी एक सिस्टर से ये मिलते हैं जो कि डॉक्यूमेंट्री बना रही होती है। और डॉक्यूमेंट्री में इसको काम करने का वो ऑफ़र देती हैं और वो डॉक्यूमेंट्री बना रही हैं। जैसा कि पहले इसमें मैंने बताया है कि चिंता रहने वाली है वेनिस की, इटली के। तो ये वहाँ चले जाते हैं और वहाँ जा कर के वहाँ पे इनका काम क्या होता है कि बंगाली लोगों से बात करना, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में बंगाली और बांग्लादेश के लोग रहते हैं। और इसमें टीपू बताता है, पहले टीपू जो व्यक्ति है जो सुंदरबन इनको ले गया होता है, कि बांग्लादेश और बंगाल के जो सुंदरबन के इलाके के बहुत सारे लोग विदेशों में और यूरोपीय देशों में जाने को मजबूर हैं। और वो बताता है कि वो उनको एक कहानी देता है, और वो कहानी ये है कि यूरोपीय लोग जिस तरीके के लोगों को पसंद करते हैं, जैसे उनको ये लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा शोषित है तो उसको वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इसमें वो बताते हैं कि वो अपने हिस्से का सच सिर्फ यूरोपीय देश सुनना चाहते हैं, वो आपका सच नहीं जानना चाहते हैं। अगर आप उनके अनुसार सच बताते हैं, कहानी गढ़ के बताते हैं, तो वो आपको एक्सेप्ट करते हैं। तो इसके बाद से जो व्यापारी दीन है वो चले जाते हैं वेनिस। और वेनिस जाने के बाद उनकी प्रॉपर बात होती रहती है उनकी जो दोस्त बनी है पिया उनसे। और पिया से वो पूछते हैं कि वहाँ पे जो सुंदरबन में दो लड़के थे, एक जो है दीपू और दूसरा रफ़ी, उनका क्या हालचाल है। उसमें पता चलता है कि दीपू और रफ़ी उस जगह को छोड़ के भाग गए होते हैं जिसकी कि वो शुरू में चर्चा कर रहे होते हैं। और वहाँ पे द्वीप में पानी भर रहा होता है सुंदरबन के इलाकों में। और वहाँ से वो भाग के पता चलता है कि वो भारत से पहले वहाँ से सुंदरबन से कोलकाता आते हैं, और कोलकाता से होते हुए वो जो पूरा यूपी और दिल्ली वाला एरिया क्रॉस करके पंजाब और राजस्थान चले जाते हैं। फिर वहाँ से वो पाकिस्तान, ईरान होते हुए टर्की में प्रवेश कर जाते हैं। और टर्की के बाद से जो है वो रफ़ी आ जाता है इटली में, और दूसरा जो व्यक्ति है जो दीपू है वो छूट जाता है। इसमें बताया गया है कि यूरोप में घुसना किस तरीके से कठिन है और किस तरीके से यूरोपीय फ्री मार्केट की बात करते हैं, लेकिन जो रिफ्यूजी क्राइसिस वो पैदा करते हैं उन रिफ्यूजीज़ को वो एक्सेप्ट नहीं करते, और किस तरीके से उनको गोली मार दी जाती है और कितने भयावह स्थिति में ले जाया जाता है। और इसमें वो बताते हैं कि कैसे 17वीं सदी की याद आ जाती है जब गिरमिटिया को और बहुत सारे बंधुआ मजदूरों को इस दुनिया के दूसरे इलाकों में यूरोपीय देश वाले ले गए थे। तो ये बताते हैं कि परिस्थिति बदल गई है। यूरोप पहले एक देश से दूसरे देश ले जाता था, अब उसके यहाँ लोग आते हैं तो वो उनको स्वीकार नहीं करता है। तो ये कहानी है। और ये कहानी फिर क्या होता है कि दीपू जो है वो मिस्र भाग जाता है टर्की से, और उसका जो दोस्त होता है रफ़ी वो चला जाता है वहाँ पे क्या कहते हैं कि वेनिस में।
वेनिस में भी इन्होंने बताया है कि कैसे क्लाइमेट इमरजेंसी आ सकती है, वहाँ पे कुछ ऐसे कीड़े पाए जाने लगते हैं और ऐसे सांप पाए जाने लगते हैं जो कि नहीं पाए जाने चाहिए वहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से। वो दूसरी जगह के कीड़े होते हैं, लेकिन चूँकि क्लाइमेट चेंज हो गया है तो वो वेनिस में भी पाए जाने लगते हैं। तो फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि ये सारे जो रिफ्यूजीज़ हैं वो मिस्र में और टर्की में जो लोग रह रहे हैं, रिफ्यूजी कैंप वो बना रखा है उन्होंने और तस्करी के सहारे, और वहाँ पे वो जो है एक पूरी तरह से ब्लैक मार्केटिंग है एक तरीके से, उसमें किडनी वगैरह भी निकाल के बेचा जाता है, वो जो मानव अंग है उनका भी व्यापार होता है। इसके अलावा लड़कियों को बेचा जाता है और इसके अलावा जो लोग हैं उनको भी भेजा जाता है दूसरी जगह पे। वहाँ पे ये सारे रिफ्यूजी एक नीले रंग की नाव में सवार होते हैं और नीले रंग की नाव में सवार होकर के ये इटली के वेनिस की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसे ही इटली की तरफ ये बढ़ते हैं नाव में सवार होकर, लोगों को पता चल जाता है और वहाँ के यूरोप के जो लोग हैं इटली के, वो कहते हैं, जो दक्षिणपंथी वहाँ के लोग हैं वो कहते हैं कि वापस जाओ और अपने देशों में वापस जाओ, और कहते हैं कि इनको गर्भ निरोधक दिया जाए, इनकी इतनी ज़्यादा जनसंख्या है, इसके चलते प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। वो इस चीज़ को एक्नॉलेज नहीं करते हैं कि हिस्टोरिकल एमिशंस उन्होंने सबसे ज़्यादा किए हैं। यूरोप इस चीज़ को एक्नॉलेज नहीं करता है कि पर कैपिटा एमिशंस उन्होंने सबसे अधिक किया है, और वो सबसे बड़ी बात इस चीज़ को एक्नॉलेज नहीं करते हैं कि बहुत सारा जो प्रॉब्लम है जो एशिया में क्लाइमेट चेंज का, वो उनकी वजह से पैदा हुआ है। और जिस फ्री मार्केट की वो बात करते हैं, जो मार्केट के दो फोर्सेज हैं, एक कैपिटल और दूसरा लेबर, तो वो कहते हैं कि कैपिटल का फ्लो जो है वो नेचुरली होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए, लेकिन लेबर का फ्लो लिमिटेड होना चाहिए। यानी कि बांग्लादेश का कोई मजदूर अमेरिका में या यूरोप के किसी देश में आके आसानी से काम न कर पाए। तो ये एक नॉलेज करने से वो इनकार कर देते हैं। लेकिन उसी वेनिस में दूसरे भी कई लोग होते हैं, जिसमें कि इनकी दोस्त चीनिता भी होती है, जो कि ये कहते हैं कि नहीं, ये गलत है और इनको एक्सेप्ट करना चाहिए। उस नाव में ही दीपू भी होता है। तो वो नाव चल देती है टर्की से, और उस नाव को रोकने के लिए नौसेना भेजी जाती है इटली की तरफ से, और दूसरी तरफ जो राइट और लेफ्ट विंग और दूसरे वहाँ पे मानवाधिकार ग्रुप हैं, वो भी अपनी अपनी जहाज़ें लेकर वहाँ पे जाते हैं। जब वो जहाज़ें लेकर जाते हैं तो इसमें जो डॉक्यूमेंट्री बना रही होती है, जो दीन की दोस्त है, वो चीनता, और उसकी जो सिस्टर है जो डॉक्यूमेंट्री बना रही है, वो डॉक्यूमेंट्री को और अच्छे से बनाने के लिए ये लोग भी जाते हैं। और वहाँ की बंगाल कम्युनिटी के जो लोग हैं, जो लेबरर्स हैं और जो उनके नेता हैं छोटे मोटे, वो भी साथ में जाते हैं। वहाँ पे जाने के बाद इनको तरह तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं, और इसमें आप देखेंगे कि ये पूरी पुनरावृत्ति हो रही है जो 17वीं सदी है। और 17वीं सदी को कहा जाता है कि वो एक तरीके से हिम युग की वापसी से, उसमें बहुत अजीब तरह की घटनाएं हुई थी पूरी 17वीं सदी में, जो कि दुनिया को दहलाने वाली घटनाएं थी। तो उस पूरी घटनाओं की वापसी होती है, और उस घटना की वापसी होती है जो इस कहानी से जुड़ी हुई है, जो कहानी है बंदूक व्यापारी की और उस मनसा देवी की। तो ये जाते जाते उसमें सभी लोग हो जाते हैं, इसके जितने कैरेक्टर्स हैं वो सभी मिल जाएंगे आपको इस पूरी नाव पे। जो नाव उनको रिसीव करने जाती है, नीली नाव को, इसमें कौन कौन है? इसमें रफ़ी है, इसके अलावा दीन है, दीन के अलावा उनकी जो दोस्त है पिया वो है, उसके अलावा चीनता है, चीनता की सिस्टर है, वहाँ वेनिस में बंगाली कम्युनिटी के लोग हैं, और बाकी जो अन्य जहाज़ें हैं उस पर वहाँ के जो राइट विंगर्स लोग हैं जो वहाँ के उनका विरोध कर रहे हैं वो हैं, और नौसेना भी है। ये वहाँ जाने के बाद इनको तरह तरह की समुद्र में घटनाएं देखने को मिलती है, जिसमें कि आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छे से इन्होंने बायोडाइवर्सिटी को बताया है और एक्वेटिक लाइफ को इन्होंने दिखाया है। तो वहाँ जाने के बाद क्या होता है समुद्र में कि नौसेना अपना मन बदल देती है, और वो कहती है कि इनको हम एक्सेप्ट करेंगे और इनको पहले हम अपने यहाँ हॉस्पिटल्स में भेजेंगे और फिर देखेंगे कि इनका क्या करना है। तो इस तरीके से जो ये प्रवासी संकट है वो उनके प्रवासियों के पक्ष में फैसला जाता है, जो रिफ्यूजी हैं उनके पक्ष में फैसला जाता है। तो ये पूरी कहानी है इसकी, और ये कहानी बिल्कुल दो चीज़ों से बंधी हुई है, एक क्लाइमेट चेंज और एक दूसरा माइग्रेशन। और इसमें बताया गया कि कैसे जो आज दुनिया भर में माइग्रेशन हो रहा है और रिफ्यूजी क्राइसिस पैदा हुआ है, उसका एक प्रमुख कारण है क्लाइमेट चेंज। तो इस तरीके के उपन्यास आज भी दुर्लभ हैं जिसमें कि आपको क्लाइमेट चेंज की इतनी सार्थक और गंभीर चर्चा देखने को मिले। तो ये पूरी कहानी है, और इसमें फिर लास्ट में इस कहानी में होता यह है कि जो चीनता है उसकी डेथ हो जाती है, और
जो पिया हैं और दीन है उनकी कहानी आगे बढ़ जाती है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बताया है। और रफ़ी और दीपू आपस में मिल जाते हैं, तो ये पूरी इसकी स्टोरी है। तो ये अगर किताब आपने अगर पढ़ी हो तो आप इसके बारे में हमें कुछ कमेंट करके बताएं, जो हम नहीं बता पाए, नहीं समझ आ पाए। और इसके अलावा यदि कोई दूसरी किताब हो जो पर्यावरण के बारे में हो, पर्यावरण क्राइसिस की बात करती हो, तो उसके बारे में भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।